बांग्लादेश और भारत में जहां टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ये जो शख्स हैं डोनाल्ड लू, ये भारत और बांग्लादेश दोनों की यात्रा पर आ रहे हैं। जानेंगे ये बांग्लादेश क्यों आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में रूस यूक्रेन पर ऐसा क्या कहा डॉक्टर एस जयशंकर ने, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में इस वक्त एक बड़ा ही कठोर नियम जारी किया गया है। कहा जा रहा है दोनों ही पक्षों के लिए दुर्गा पूजा के समय में हिंदुओं के लिए भी और अन्य समुदायों के लिए भी यहाँ पर नियम जारी किए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई कलेश जारी न हो, किसी तरीके की लड़ाई न हो। पर इन सब के बीच में एक शख्स जिसका चर्चा बहुत ज्यादा हुआ था, वह है डोनाल्ड लू एक बार फिर से इस क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश आ रहे हैं ये राजनयिक। हालांकि इनका नाम सुनते ही कई तरह की बातें मन में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई तो उस वक्त इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया। बहुत सारे लोग तो इन्हें रिजीम चेंजर के नाम पर भी बुलाना शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के बड़े राजनयिक डोनाल्ड लू इस हफ्ते भारत और बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि डोनाल्ड लू की इस यात्रा का मकसद अमेरिकी साझेदारों के आर्थिक विकास का समर्थन करना और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री के कार्य पर रत हैं। इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया का सारा कार्यभार इन्हीं के हाथों में है। और एंथनी ब्लिंकन को जो आप देखते हैं वो विदेश मंत्री हैं पूरे अमेरिका के लिए, जबकि ये क्या है, ये छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है पूरे संसार को कि यहाँ का हिस्सा तुम देखोगे, यहाँ का हिस्सा तुम देखोगे। तो दक्षिण और मध्य एशिया का हिस्सा देखने का जिम्मा मिला है डोनाल्ड लू को। डोनाल्ड लू यहाँ पर सहायक विदेश मंत्री हैं और डोनाल्ड लू सबसे पहले नई दिल्ली आएंगे। यहाँ वो अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक मामले में दोनों देशों के बीच में 2+2 की बातचीत होगी। 10 सितंबर से 16 सितंबर तक की यात्रा पर ये हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करी है, जिसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंद प्रशांत और उससे परे अमेरिका भारत सहयोग को बढ़ाया जाएगा। लू ढाका में बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के साथ भी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि ये जो अपने साथ लाव लश्कर ला रहे हैं, उस लाव लश्कर में अमेरिका के वित्त मंत्रालय के लोग भी हैं। यानी बांग्लादेश से ये बात किया जाएगा कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक तौर पर मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है। बांग्लादेश और भारत दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। इकोनॉमी के मामले में बांग्लादेश के लिए कई तरह की समस्याएं हैं। भारत का भी काफी कुछ बकाया है, जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में देख सकते हैं। भारत के $800 मिलियन अकेले को गौतम अदानी बकाया है, जो इन्होंने मांगा है और इन्होंने कहा है कि हमें इसे दे दो। अब इन सब के बीच में बांग्लादेश के अंदर और भी कई तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदू अफसरों का एक लिस्ट बना रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि डोनाल्ड लू के आने के बाद क्या होता है, क्या बदलाव होता है, क्या अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट जाहिर करता है, कुछ ऑफर देता है, क्योंकि इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं पहले भी हुई हैं। बहुत सारे घटनाक्रम अब यहाँ पर बदलते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा कि चीजें किस करवट में मोड़ लेती हैं। खैर, अब जहाँ एक तरफ बांग्लादेश में ये चीजें बदल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं जर्मनी। पहले इन्होंने GCC देशों के साथ बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद ये जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में एक बड़ा ही मजेदार वाकया हुआ जब इनसे रिपोर्टर्स ने सवाल किया। स्क्रीन पे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर जवाब देते हुए दिख रहे हैं। Make a few points. One, Minister Baerbock and I regularly talk about Ukraine. I mean, we are talking this time in person, but from time to time we also speak on the phone or otherwise.
Secondly, in the last 2.5 years, in different ways, India has had some involvement with various specific initiatives, the grain corridor, matters relating to the security of the Zaporizhzhia nuclear station, and some other discussions. This year, the Prime Minister Modi, went to Russia in July. He went to Ukraine in. He had actually met President Zelensky in Italy in June. वैसे तो जयशंकर जब भी पहुंचते हैं यूरोप, तब यूरोप का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे अब ये क्या बोलेंगे। पहले भी जर्मनी के विदेश मंत्री को ये धो चुके हैं, पर यहाँ पर इन्होंने रूस यूक्रेन को लेकर 4 पॉइंट्स बताए और कहा कि अगर 4 पॉइंट का फॉर्मूला माना जाए तो जंग रुक सकता है। इन्होंने युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पे कहा कि भारत 4 सिद्धांतों में विश्वास करता है। 1, ये शांति का समय होना चाहिए। 2, युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा। 3, किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर होना चाहिए। और 4, भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में चिंतित है और शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 2 महीने में मॉस्को और कीव की यात्राओं के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि अभी अजीत डोभाल भी रूस में मौजूद है। हम चाहते हैं कि यहाँ विवादों को सुलझाया जाए और हम नहीं मानते हैं कि जंग के जरिए सुलझाया जा सकता है। जब कोई चर्चा होती है तो हमारा मानना है कि रूस को इसमें शामिल होना चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है तो ये रूस और यूक्रेन की इच्छा पर निर्भर करता है। हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। एक तरफ भारत रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में हर संभव कोशिश कर रहा है। इस मामले में चीन सुस्त रुख भी सामने आया है। पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन और फिर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ये कहा कि भारत और चीन युद्ध रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। दबाव बढ़ने पर चीनी विदेश मंत्रालय का एक खाना पूर्ति भरा बयान आया। हालांकि चाहकर भी चीन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही चीन और रूस के अच्छे संबंध हो, लेकिन चीन और यूक्रेन के करीबी रिश्ते नहीं रहे हैं। अब जहां तक इन्होंने ये बातें कही, वहीं चीन की भी बात निकल कर आ गई कि आपने कहा कि आप चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि सारे व्यापार हम चीन के साथ नहीं करेंगे। चीन के साथ बहुत सारे दुनिया के व्यापार होते हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन मेरे देश के लिए कौन सा व्यापार नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये जानना बहुत जटिल है और इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है कि हम वैसा ही व्यापार करें जिस व्यापार में हमारे नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह का कोई खतरा न हो। खैर, पहली बार है जब भारत ने इस बात को साफ किया कि रूस और यूक्रेन दोनों को बैठना होगा, तभी हल निकलेगा। दूसरी बात, भारत ने साफ कर दिया कि हम जबरदस्ती किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं। अगर ये दोनों चाहेंगे तो हम सलाह देंगे, वरना इसमें हम चुपचाप ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।